हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर सीबीएसई किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सिर्फ सीबीएसई में हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। सो एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाएगा, तो बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन, ठीक है। क्योंकि अभी हम फास्ट फॉरवर्ड उसमें चलने वाले हैं। होपफुली अभी तक के जो क्लासेस थे मैंने थोड़े स्लो मोड में लिए थे, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स से अभी बिल्कुल भी ढले नहीं थे। पहला आप ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले थे 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आप सभी को इकोनॉमिक्स समझ आने लगा है। और आपके काफ़ी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग बुक्स से, उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ एक तरीके से। क्योंकि आप सभी को कन्फ्यूजन था कि मैम संदीप गर फॉलो हो रही है, टीआरजे वी की फॉलो हो रही है, या एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। तो बस इसका एक ही आंसर है स्टूडेंट्स, कि मुझे पता है कि एनसीईआरटी जो है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सफिशिएंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हम डिफरेंट बुक्स को भी रेफर करते हैं। और 11th-12th एक हायर आपका स्टैंडर्ड है, तो हम लोग थोड़ी और रिफ्रेशर्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं। वाई? ताकि एक तरीके से आपका फुल तरीके से तैयारी हो पाए। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, संदीप गर, टीआरजे, वीके ओरी, एनसीईआरटी, एवरीथिंग इज कवर्ड। सबको कॉम्बिनेशन करके जो बेस्ट है आपके लिए वही कंटेंट में लेके आ रही हूँ, तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस आप टॉपिक्स देखिए कौन सा चल रहा है और उसको अकॉर्डिंग आप पढ़िए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी क्यों कर रहे हैं भाई, कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, कैसे पसंद है, कब वो इक्विलिब्रियम पे आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स, कि ऐसा सैचुरेशन पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर बोलता है कि हाँ भाई पैसा वसूल हो गया, जितना मैंने पैसा दिया था उस हिसाब से मेरे को क्वांटिटी अच्छी रिसीव हुई, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं एज अ कंज्यूमर। जो भी आपने खर्चा किया उसके अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि हाँ हमें अच्छा दाम मिला है, अच्छा हमें काम मिला है, तो उसको क्या बोल सकती हूँ कि कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पे है स्टूडेंट्स। हमने दो तरीके की चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि भाई व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। हमने टीयूएमयू पढ़ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर मिस हो गया तो सबसे पहले जाके आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमने लॉ ऑफ डीएमयू भी कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड द कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमने इनडिफरेंस कर्व का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अभी हम आने वाली क्लास में करेंगे कि इनडिफरेंस कर्व से कैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकल सकता है, ठीक है। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वी आर गोइंग टू स्टडी बजटिंग, ठीक है। बजट सेट जो होता है या बजट लाइन जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है और इकोनॉमिक्स में क्या उसका वैल्यू है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। सो आपको बिल्कुल वीडियो में बने रहना है और सारी क्लासेस को फॉलो करना है। डन। तो बजट क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज बजट। हमारे घर में भी बजट बनता है, ठीक है। इकोनॉमी का भी बजट बनता है, इंडिया का बजट बनता है, हर साल आता है, जिसमें निकलता है भाई कि कितना पैसा किसको अलॉट होने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, हर एक चीज़ कैलकुलेट की जाती है। पर वो तो इकोनॉमी लेवल में बहुत बड़े लेवल पे, हम घर की बात करते हैं अपने। हमारे घर पे भी बजट बनता है, हम डिसाइड करते हैं भाई कि कितना हमें कहाँ खर्च करना है। हम क्या बोलते हैं, बजट क्या होता है, एक लिमिटेशन होती है कि भाई इसी के अंडर हमें सब करना है। तो अगर मैं बजट को बहुत सिंपल और बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बजट क्या है, एक लिमिटेशन है। बोलते हैं ना हाथ बंध के रह गए, हाथ बंध के कैसे रह गए, कि भाई तंगी चल रही है। यहाँ मतलब बोल सकते हैं कि एक तरीके से इनकम को आपने लिमिटेड कर दिया, कि सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, और मैंने बोला कि 100 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ तो मुझे कैसे भी करके सेव करने हैं। तो मेरा क्या है बजट है कि भाई मैं 90 रुपीज़ ही खर्च करूंगी। सो 90 रुपीज़ के आगे मैं नहीं जाऊंगी। तो ये क्या है, ये मेरा बजट है, एक लिमिटेशन है कि इसके आगे मुझे खर्च नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अंधाधुंध खर्च करोगे तो आपके पास सेविंग्स नहीं बचेंगी। लेकिन इकोनॉमी में ऐसा तो हो नहीं सकता, कभी भी अनसर्टिनिटी हो सकती है। वी ऑल रिमेंबर, कभी भी कुछ भी एपिडेमिक आ सकता है, पेंडेमिक आ सकता है ना, पैंडेमिक आया था, तो कभी भी हो सकता है वो चीज़, या एकदम रिसेशन आ गया। सो वी नीड सेविंग्स। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल भी पूरा उड़ाई दें, ठीक है। तो इसलिए जब हम बात कर रहे हैं बजट की, तो बजट एक तरीके से एक लिमिटेशन है जहां पे आप डिसाइड करते हो कि इसके आगे मुझे नहीं जाना है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बजट, है ना। अब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन। सो सबसे पहले बजट का मीनिंग आप सभी को क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो बजट इज बेसिकली लिमिटेशन, इसके आगे आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहते। तो जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कोशिश क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, कंज्यूमर क्या है, रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल कंज्यूमर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि भाई
कम में ज़्यादा का फ़ायदा हो। हम कोशिश करते हैं कि कम पैसे देने पड़े, उसमें ज़्यादा सामान आ जाए, इसलिए कभी भी कोई सेल लगती है या स्टॉक लगता है ना एकदम, जैसे कि हम डी मार्ट वगैरह क्यों जाते हैं, वहाँ पे 3-4 चीज़ें हमें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, बंडल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री मिल गया। तो ये सब क्या करने की कोशिश है हमारी कि कैसे कंज्यूमर खुश हो, इसलिए प्रोड्यूसर्स ऐसी स्कीम्स निकालते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि हमें ऐसी स्कीम्स मिलती रहें, क्यों, ताकि यार हम 100 रुपये में एक वो सिर्फ बॉडी वॉश आता है, लेकिन वो 100 रुपये में बॉडी वॉश के साथ एक तरीके से शैम्पू भी गिफ्ट कर रहे हैं, तो ले लेते हैं। तो क्या हुआ, आप खरीदने गए थे सिर्फ बॉडी वॉश, लेकिन साथ में शैम्पू भी मिल गया, तो क्या बुरी बात है। तो क्या होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लिमिटेड इनकम जो हमारे पास हमारा बजट है, उस इनकम में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को लें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट बजट। अब इकोनॉमिक्स में हम दो चीज़ों की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, एक होगा आपका बजट लाइन और एक होगा आपके पास बजट सेट। ठीक है, सो दीज आर द टू टर्म्स जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। जब भी मैंने बोला है लाइन हो, कर्व हो, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बजट लाइन क्या होता है, एक तरीके से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि बजट सेट का। सो व्हाट वी कैन से दैट बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु, ऑफ बजट सेट। सो एक लाइन में हम इसको फिर से बोलेंगे, सो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा कि मैम बजट लाइन और बजट सेट में डिफरेंस क्या है। सो बिफोर मूविंग ऑन एक क्विक रीड कर लेते हैं। सो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सी मैंने आपको क्या बोला है, इकोनॉमिक्स का लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा हमने, हम क्या लिखते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट, या जो भी हम लॉज पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में भी स्टूडेंट्स, तो जब भी हम कोई लॉ लिखते हैं तो एक पैटर्न होता है इसका लिखने का, जैसे कि लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट। कई बार होता है ना हमें डेफिनेशन एकदम पूरी याद नहीं होती, लेकिन हम उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो आप अपने मन से भी थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के लिख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे लिखोगे, लेकिन एटलीस्ट पहली लाइन तो आप सिमिलर लिखो, जैसे कि लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट। सिमिलरली जो हमारे पास कोई लाइन का रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बजट लाइन की, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बजट लाइन। सो बजट लाइन क्या है, कर्व क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन क्या होगी हमारी, दैट बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिमेंबर दिस इज द अप्रोच ऑफ राइटिंग। जब हम एग्जामिनेशन में फंस जाते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं आती, डेफिनेशन याद नहीं आती, तो यही सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। फाइन। So budget line is a graphical representation of all possible combination of two goods. Remember अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स, whether in the first chapter हमने PPC पढ़ा था, ठीक है। अभी हमने इससे पहले भी जो चीज़ें पढ़ी है, हमने देखा है कि हम सिर्फ 2 कमोडिटीज़ को ले रहे हैं। हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा, उसमें भी हमने सिर्फ 2 कमोडिटीज़ ली, इसमें भी हम सिर्फ 2 कमोडिटीज़ लेंगे, अगेन जस्ट टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 कमोडिटीज़ आएंगी स्टूडेंट्स, विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइजेस सच दैट द कॉस्ट ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब यहाँ पे अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं कि बजट क्या है हमारा, हमारी इनकम। सो जो भी मैं इनकम यहाँ पे बना रही हूँ दैट इज गोइंग टू बी माई बजट। तो हमारा ये कोशिश है कि उसमें हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। रिमेंबर इंडिफरेंस कर्व में भी हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे। सिमिलरली बजट के भी कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस, कि आपको चूज करना पड़ता है। तो बजटिंग भी जब हम करते हैं, बजट लाइन जब हम बनाते हैं, तो हमारे पास ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसको हमें चूज करना रहता है कि भाई इसमें से हम कौन सा चूज करें। हमारे पास पैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, 100 इसमें से 90 मेरा बजट बनाया था, मुझे 10 सेव करने थे, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग काफ़ी चीज़ों को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम अजम्पशन ले रहे हैं कि हम जितना भी इनकम कमा रहे हैं एक तरीके से उसको पूरा एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इनकम है उतना ही हमें एक तरीके से स्पेंड करना है फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बजट लाइन क्या है स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, आई कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स अमंग विच कस्टमर क्या है, एक चीज़ों को खरीद सकता है, अटेन कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा ग्राफ बनता है। कैसे बनता है, क्या रीज़न है, वी आर गोइंग टू स्टडी इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब जो पूरा हमने अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एग्जाम्पल के फॉर्म में ही पढ़ते हैं। रिमेंबर इकोनॉमिक्स का जो पेपर है विदाउट एग्जाम्पल्स आप उसको बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करिएगा, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं, बिकॉज द मोर यू पुट एग्जाम्पल्स उतना क्लियर होता है आपके कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो हर एक चीज़ का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपको भी कोशिश करनी है कि हर एक कॉन्सेप्ट का, ईच क्वेश्चन का जो आपका लॉन्ग टर्म हो या
लॉन्ग टाइप हो या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो, उसमें आपको हमेशा कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आप एग्जाम्पल्स को ज़रूर मेंशन करिए. फाइन. सो सपोज अ कंज्यूमर हैज़ एन इनकम ऑफ ₹20, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड इट ऑन 2 commodities X and Y, and they are both priced at ₹10 each. Okay, now the consumer has 3 options. अब जैसे कि वो क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर क्या है, पहले तो सिर्फ 2 गुड्स खरीदेगा. आपको पता है कि 2 गुड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. उसकी इनकम कितनी है स्टूडेंट्स? ओनली ₹20. ओके, ओनली ₹20. ओनली ₹20. उसमें से भी क्या बोल रहे हैं, जो कमोडिटी ए है और कमोडिटी बी है, दोनों ही ₹10 ईच हैं. तो उस केस में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? या तो आप दोनों ही ए खरीद लो या तो दोनों ही बी खरीद लो. ठीक है, या तो एक ए खरीद लो या तो एक बी खरीद लो. तो ये हमारे क्या हैं? दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो ₹20 में कंज्यूमर खर्च करके इतने कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है कि ठीक है, आप इसमें से उसको चूज करना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा चूज करे और किसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? डन. चलिए, सो जैसे कि इसमें लिखा है बाय 2 units of x या बाय 2 units of y या 1 unit of x and 1 unit of y. सो इट मीन्स दैट द पॉसिबल बंडल्स, अब याद रखना कि जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना बजटिंग में या बजट लाइन में, कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वी कॉल इट एज बंडल्स. सिर्फ कॉम्बिनेशंस आर रिटन और बंडल्स आर रिटन, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज. तो बंडल्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये वाले हो सकते हैं जो ऐसे मैंने बताया. या तो आप दोनों ही एक कमोडिटी ले लो, एक को 0 रखो, या तो आप दोनों की एक एक ले लो. तो ये क्या है स्टूडेंट? दीज आर योर पॉसिबल बंडल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स जो हम अपनी इनकम से खरीद सकते हैं. इतना क्लियर हुआ? डन. इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एग्जाम्पल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम में, तो जल्दी से एग्जाम्पल आप इसका क्लिक कर लीजिए स्क्रीनशॉट. डन. कोई डाउट तो नहीं होगा? अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं 2 कमोडिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, कि कैसे कंज्यूमर जो है एक तरीके से सेटिस्फैक्शन लेवल पे आ रहा है. बिकॉज हम क्या बात करें, कंज्यूमर क्या है स्टूडेंट्स? रैशनल है. इनफैक्ट हम इसका अजम्पशन ना भी रखें तो इन रियल लाइफ ऑल्सो हम कोशिश क्या करते हैं कि अगर हम किसी चीज़ का प्राइस दे रहे हैं, अगर मैं कोई सामान खरीद रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा मिलना चाहिए या कम पैसे में मुझे अच्छा सामान मिल जाए. यही मेरा एक कंज्यूमर का एक मोटिव रहता है, माइंडसेट रहता है. उसी माइंडसेट को प्रूफ करने के लिए हम ये सारी थ्योरीज को पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हमने कार्डिनल थ्योरी पढ़ी, हमने लॉ ऑफ डीएमयू को समझा, फिर हम ऑर्डिनल थ्योरीज पाए जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व को समझा. अब हम पढ़ रहे हैं बजट लाइन की. मैंने आपको बताया था बजट का एक लिमिटेशन है कि इसके आगे कंज्यूमर नहीं जा सकता, और वो कोशिश करेगा कि इस लिमिटेशन में रह के भी वो अपने लिए सबसे अच्छी कमोडिटी को चूज कर पाए. कैसे चूज करेगा? हम बात करें इकोनॉमिक्स की, जहाँ पे अजम्पशन ये चल रहा है स्टूडेंट्स की 2 गुड्स हैं. वैसे रियल लाइफ में बहुत सारे गुड्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 गुड्स हैं. ठीक है, ऐसे समझिए. तो 2 गुड्स हैं, उन 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम बंडल्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसमें से उसको चूज करना पड़ता है. डन. इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट. So when all these bundles are represented graphically, we get a downward sloping straight line known as budget line. It is also known as price line. Very important कि budget line जो है हमारे पास, ठीक है, उसी को हम price line भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. वैसे तो हमेशा क्वेश्चन जो है बजट लाइन से ही आता है ना, कि बजट लाइन को एक्सप्लेन करिए, क्या उसके क्या अजम्पशंस है उसको एक्सप्लेन करिए. लेकिन क्या है, हम कभी भी किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. जो अभी तक नहीं हुआ हो सकता है कि आपसे बजट लाइन ना पूछे, बोले प्राइस लाइन. तो आप कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम थिंग. तो दैट इज़ वाई जो हम अदर नेम्स पढ़ रहे हैं ना डिफरेंट चीज़ों के, जैसे कि पीपीसी का हमने पढ़ा था, पीपीएफ भी होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी होता है. तो आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज ही पता होने चाहिए. इन केस अगर आपसे पूछ लिए जाए तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस है. यू आर मैग्नेट ब्रेन स्टूडेंट्स, आपको हर एक चीज़ कवर किए जा रही है, तो आपको हर एक चीज़ पता भी होनी चाहिए. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या नया आ गया, आपको लगना चाहिए कि हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास आता है आप बजट सेट. अभी हमने बजट लाइन का क्या बोला मैंने कि भाई वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का? 2 कमोडिटीज़ का जो पॉसिबल है एक लिमिटेड इनकम में कंज्यूमर अटेन कर सकता है. वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. लेकिन जब मैं बजट सेट की बात कर रही हूँ, इसका मतलब होता है इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of the 2 goods which a consumer can afford given his income and prices in the market. ठीक है, तो कंज्यूमर क्या क्या अफोर्ड कर सकता है और क्या वो कर सकता है, उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? बजट सेट. जैसे कि हमने अभी बात करी थी, रुपीज़ कितने थे?
रुपीज़ थे 20, ठीक है। कमोडिटीज़ कौन दी थी, एक्स और वाई, दोनों का प्राइस क्या था स्टूडेंट्स, 10 और 10। कंज्यूमर के पास क्या चॉइस थी, ठीक है, क्या अगर उसको खर्चा करना ही है तो कंज्यूमर के पास क्या चॉइस थी, या तो वो दोनों ही ए ले ले, या तो दोनों ही वो एक्स वाई ले ले, राइट, या तो वो एक एक ले ले। लेकिन एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जब मैं बजट सेट की बात कर रही हूँ ना, बजट सेट की स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आ रहा है, सब पॉसिबल है। मतलब हो सकता है ना कि भाई कंज्यूमर एक भी ना ले, लेकिन जब हम बजट लाइन की बात करते हैं हम उसमें अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, लेकिन बजट सेट में ऐसा अजम्पशन नहीं है। तो मतलब ये 4 उसके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सो दीज 4 आर व्हाट, कॉम्बिनेशंस ऑफ बजट सेट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट, तो एक बार क्विक रिकैप हो जाता है कि बजट लाइन क्या होता है और बजट सेट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन। तो आता है हमारे पास कि ऑफ कोर्स बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be bought with a given budget at existing price of the two goods by fully spending the income। याद रखिएगा, इसलिए जब हम बजट सेट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 0-0 वाले कॉम्बिनेशंस को भी इंक्लूड किया था, लेकिन इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया था। क्यों? वैसे तो रियल लाइफ में जब हम बजट बनाते हैं हम कुछ पोर्शन सेव करके रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बजट के टर्म को समझा रही थी तब मैंने आपको बताया था। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे अजम्पशंस बनाते हैं, तो अभी हमारा अजम्पशन क्या है स्टूडेंट्स की 2 गुड्स हैं, ओके, और कंज्यूमर को अपनी इनकम को पूरी तरीके से स्पेंड करना है। बजट सेट में ऐसा कुछ नहीं कि सारी इनकम आपको स्पेंड करना है, लेकिन बजट लाइन में है। तो जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन 0-0 का नहीं था। 0-0 कॉम्बिनेशन क्या है कि हो सकता है कि नहीं परचेज करना, वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि ज़रूरी थोड़ी कि हम दोनों कमोडिटीज़ को खरीदें अकॉर्डिंग टू बजट सेट, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन बजट लाइन में इट इज़ नेसेसरी कि आप सारी चीज़ों को अपने तरीके से स्पेंड करें। तो एक तरीके से डिफरेंस बिटवीन यहीं पर आता है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्सिमम लिमिट विच अ कंज्यूमर कैन स्पेंड ऑन परचेजिंग द गुड्स। तो बजट लाइन क्या होता है, बजट क्या होता है कि मैक्सिमम में मेरा, अगर उसमें कम में काम हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन बजट क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम आई कैन गो, ये मेरी लिमिटेशन है, इसके आगे मैं नहीं जा सकती, तो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। वहीं पर जब मैं बात करती हूँ बजट सेट की स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ऑल द सेट्स ऑफ टू गुड्स दैट फॉल ऑन बिलो द बजट लाइन, जैसे कि 0-0 सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो लेते हैं, डजंट मैटर कि आपको फुल्ली उसको स्पेंड करना है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये आपको सारे आपको बता देगा कि ठीक है आपके पास 20 रुपीज़ हैं, ठीक है, मार्केट में प्राइस इतना है, उस पे आप इतना सब कुछ सब कर सकते हैं। आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भाई मार्केट में कैसे आप चीज़ों को खरीद सकते हो, चॉइस आपकी है। तो ये क्या है, एक बेसिकली आपको रियलिटी दिखा रहा है कि ठीक है इतने सारे पॉसिबल हैं, और ये क्या है कि हमें स्पेंड करना ही है। तो इसका डिफरेंस यही लाई करता है। एक बार क्विक रिवीजन आपको फिर से बताती हूँ कि जो बजट लाइन है स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू गुड्स का, ठीक है। इसमें क्या है, इनकम जो है कंज्यूमर की लिमिटेड है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि इनकम को आपको पूरा स्पेंड करना है। अगर मेरी जेब में 20 रुपीज़ हैं तो 20 रुपीज़ मेरा बजट है, मतलब मुझे उसको पूरा खर्च करना रहेगा। वहीं पर जब मैं बात करती हूँ बजट सेट की, वो क्या कहता है कि वो ना वो खरीदने की बात कर रहा है, ना वो बोल रहा है कि आप उसमें कुछ भी एक्सपेंडिचर करो। वो क्या कह रहा है कि मैं आपको पूरे कॉम्बिनेशंस बता देता हूँ, ऐसा सेट बता देता हूँ कि आप ये कर सकते हो, बाकी आपको नहीं भी लेना है तो चलेगा। तो यहाँ पे इसलिए 0-0 वाली चांसेस भी आ जाते हैं। क्लियर, इतना समझ आया? एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, ठीक है, एंड बजट सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इक्वेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू एम का मतलब होता है फुल मनी, मतलब जितना पैसा था हमने सब उड़ा दिया, ठीक है। वहीं पे जब मैं बात कर रही हूँ ये माइनस एंड ग्रेटर देन का क्या मतलब है, इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ठीक है, या तो इक्वल हो सकता है और लेस देन, ठीक है, क्योंकि हमने तो बोल रखा है ना बजट ही हमारे पास 20 रुपीज़ का, उसके आगे हम नहीं जा सकते। तो या तो आप इक्वल करो या उससे लेस देन आपका बजट सेट होगा। तो अब ये क्या होता है मैम, ये क्या है, पी क्यू एक्स एक्स, तो बेसिकली क्या होता है, पी इज फॉर प्राइस एंड Q इज फॉर क्वांटिटी, फाइन। और X क्या है, बेसिकली हमने जो डिवाइड किया ना X और Y उसका। तो जब हम बजट सेट निकालते तो हम दोनों कमोडिटीज़ का निकालेंगे, यानी
प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, और दूसरी से कि ए और बी ले लिया, सपोज एप्पल ले लिया एक, ठीक है, और एक बनाना ले लिया। तो जैसे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइस ऑफ एप्पल और कितनी हमने क्वांटिटी ली उसका कॉम्बिनेशन, प्लस हम किससे करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्लस बनाना की कितना प्राइस है और उसकी कितनी क्वांटिटी है। जब मैं दोनों को जोड़ दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। बेसिकली प्राइस इंटू क्वांटिटी हो रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है द सेट्स ऑफ टू गुड्स आर इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जैसे कि इसमें ऑलरेडी लिखा है कि जितना हमारे पास पैसा है उतना हमें पूरा स्पेंड करना है। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ बजट सेट की तो वो उसके इक्वल भी हो सकता है, उसका लेस भी हो सकता है। फाइन, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई इसका कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। होपफुली बजट लाइन और बजट सेट के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइन, तो एक बार जैसे कि यहाँ पे देखो, एक बार ग्राफ देखते हैं हम कि ग्राफ क्या है। हमने बेसिकली प्लॉट कर दिया कि ये क्या है, बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट, मतलब जितना भी पैसा था सब हमने उड़ा दिया, इतना हमने खर्च कर दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम लिमिट। वहीं पे ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि आपने अपना पूरा पैसा खर्च नहीं किया है, मतलब ये सारी चीज़ें बजट सेट में इंक्लूड होती हैं। सो दिस इज योर बजट सेट एंड दिस इज योर बजट लाइन, ओके। नाउ budget line refers to all the possible bundles of two goods that a consumer can buy at a given income at a price of goods when he spent his entire income। इसका सिर्फ कीवर्ड यही है, आपको बस इतना याद रखना है, फुल इनकम, दैट्स इट। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, नथिंग एल्स, कि फुल इनकम हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। फाइन, अब हम लोग आ जाते हैं इस पे। P इज बेसिकली प्राइस ऑफ गुड्स, Q इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, अगेन प्राइस एंड क्वांटिटी, तो बेसिकली प्राइस इंटू क्वांटिटी चल रहा है, ओके, नथिंग एल्स। अब क्वांटिटी किस तरीके से, पहले ए की होगी फिर बी की होगी, फिर दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है आपको पता चल जाएगा। कुछ नहीं, प्राइस इंटू क्वांटिटी हम एक्सपेंडिचर निकालने के लिए निकालते हैं ना, कि कितना हमने एक्सपेंस किया, कितना हमने खर्च किया, उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बस जब हम बजट लाइन की बात करते हैं तो ये जो खर्चा हमारा आ रहा है इक्वल होना चाहिए हमारे इनकम का। वहीं पे जब मैं बजट सेट की बात करती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि हमारे इनकम के बराबर है, उससे कम भी आ सकता है, उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो गलत है, उससे कम आ सकता है या इक्वल आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार इसको भी ज़रूर लिख लीजिए। देखो ये लिखने का तरीका होता है एग्जामिनेशन में, आई रिमेंबर, बिकॉज आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन कई बार आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में दिए जाते हैं, तो आप कैसे लिखोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो छोटा सा है, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से पहले इक्वेशन लिखो, फिर इक्वेशन को अच्छे से डिराइव करो, एक एग्जाम्पल लिखो, उसका कॉन्सेप्ट समझाओ, डेफिनेशन लिखो, एक ग्राफ बनाओ। दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट योर पेपर। ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन करना है, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग स्टूडेंट्स, ओके। चलो नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे स्केड्यूल एंड द डायग्राम ऑफ बजट लाइन। आई नो जब भी बच्चे स्टूडेंट्स आप लोग ये लोग देखते हो, आपके सबसे पहले दिमाग में सर दर्द आता है कि इस चैप्टर में भी है। अब थोड़ा आपको और सर दर्द देना चाहूँगी कि सिर्फ यहाँ पे नहीं है स्टूडेंट्स, आपके हर चैप्टर में है, तो याद तो करना पड़ेगा। देखो हम इसकी ट्रिक्स निकाल सकते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। जब एक क्विक रिवीजन होता है ना हमारा स्टूडेंट्स, उसमें एक क्विक रिवीजन आप बिल्कुल ही मिस मत करिए, बिकॉज क्विक रिवीजन में क्या करते हैं, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। क्विक रिवीजन क्या है कि कैसे हम याद रखें कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट्स मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत अटपटे तरीके से ट्रिक्स लाती हूँ। जैसे कि मैंने कॉनकेव का तुम लोग को बोला था कि कॉनकेव मतलब गुफा जैसे बनता है, गुफा हम ऐसे बनाते हैं, इसलिए कॉनकेव भी ऐसा है। तो मैं ऐसे क्यों रखती हूँ याद, क्या होता है दुनिया में हमें एंटिक चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। जो चीज़ अच्छी से चल रही है वो हमें याद नहीं रहता, लेकिन कुछ अटपटा होता है वो हमें याद रहता है। कुछ अच्छी रील देखी वो याद नहीं रहेगी, लेकिन कुछ अजीब सी भड़कीली सी रील देखी, कोई गिर गया है ना, आजकल बहुत मीम्स वगैरह चलते हैं। जैसे कि वो कौन सा मीम था, इफ आई रिमेंबर, हाँ, लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो डेफिनेशन आपको याद नहीं होनी पर आपको मीम याद हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि अटपटे तरीके से हम चीज़ों को याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, हर चीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स निकालनी पड़ेगी ना कि दिमाग में बैठ जाए हमारे। तो भैया उस वाली मीम से तो मैं एग्री करती हूँ कि लेवल आपके भी निकलेंगे स्टूडेंट्स, आपके बहुत अच्छे से 11th निकलेगा। बस आपको यहाँ पे खड़े रहना है, बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पे, और कोशिश करनी है कि अच्छे से हम लोग पढ़ाई करें, रेगुलर बेसिस पे करें, ठीक है। देखो मीम्स वगैरह की बात करते हो तो अपने आप चेहरे पर स्माइल आ जाती है, बहुत रिलेटेबल स्टफ आता है ना, इसलिए उन्हीं सब चीज़ों के थ्रू हम याद रखने की कोशिश करेंगे। फाइन, चलो नाउ कमिंग बैक टू द क्लास, बिल्कुल भी हंसना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है।
सो कॉम्बिनेशन अगेन ऑफ टू गुड्स, तो हमने ले लिया भाई एप्पल और बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एप्पल क्या है 4 रुपीज़ ईच है, बनानास क्या है 2 रुपीज़ ईच है। अब देखो आपको पता है कि भाई बनाना थोड़ा सस्ता आता है, एप्पल थोड़ा महंगा आता है, ठीक है। अब मनी स्पेंड इज बेसिकली इनकम, ये हो गया हमारे प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस हमें स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है 4, ठीक है, प्राइस क्या दिया हुआ है 2 और क्वांटिटी हमें यहाँ दी हुई है। तो क्या करना है, बेसिकली बहुत ही सिंपल मैथ्स है। देखो मैथ्स में तो मैं ही फिसड्डी हूँ, मुझे भी मैथ्स बिल्कुल पसंद ही ना मुझे आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की बात करें या स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इतना कोई भयंकर उसे मैथ्स नहीं आता। प्लस माइनस करना होता है तो अपना टाइम लेके आप आराम से भी कर सकते हो, उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जज नहीं कर रहा आपको, आपका आंसर सही आना चाहिए, दैट्स इट, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग प्राइस इंटू क्वांटिटी करने वाले, ओके। पहली कमोडिटी की प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी, दूसरी कमोडिटी की शुड बी इक्वल टू द इनकम। इनकम क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, हम लोग मान के चल रहे हैं फिक्स्ड इनकम है, इनकम तो फिक्स ही रहने वाली है 20। अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करना रहेगा जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा खुशी है कि हम मेरा बहुत अच्छे से मेरा पैसा वसूल हो गया, ठीक है। कंज्यूमर क्या है इक्विलिब्रियम पे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारे पास 5 की क्वांटिटी है, 5 इंटू 4 करेंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने बनाना कुछ परचेज नहीं करा तो ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सिर्फ 20 रुपीज़ आपके गए। तो आपने क्या किया अभी, सिर्फ और सिर्फ एप्पल खरीदा, बनाना एक भी नहीं खरीदा, फाइन। सेकेंड कंडीशन आता है, सेकेंड हमारा कॉम्बिनेशन आता है एफ का। यहाँ पे क्या है, हमने 4 क्या खरीदे, एप्पल्स खरीदे, 2 बनानास खरीदे। तो हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2, तो अगेन 20 आ गया। ये आपका 20 ही आना है बिकॉज हमारी इनकम क्या है, फिक्स्ड है, फाइन। नेक्स्ट अगेन 3 इंटू 4 करो, 4 इंटू 2 करो, ऐड कर दो 20, अगेन 2 इंटू 4 करो, 6 इंटू 2 करो, ये आपका ऑप्शन आ गया। तो बेसिकली प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस मतलब क्वांटिटी आपकी यहाँ गिवन है, प्राइस आपका यहाँ गिवन है, दैट्स इट। तो ये पूरा आपका ग्राफ एक तरीके से शेड्यूल आराम से बन जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, 5 4 3 2 1 तो याद रख सकते हो, ठीक है। ये 0 2 4 6 8, यहाँ पे 2 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली 1 वाला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कॉम्बिनेशंस के थ्रू आपको याद रखना पड़ेगा, फाइन। एक बार इसका जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, ओके ओके डन। तो ये पूरा आपको शेड्यूल समझ आया, वेरी इजी। देखो हमने अभी तक जितने भी शेड्यूल्स पढ़े ना स्टूडेंट्स, उसका सिर्फ कॉम्बिनेशन को समझ के एक पूरी स्पेशल क्लास भी रखेंगे जब आपके एग्जामिनेशंस आने वाले होंगे ना कि भाई शेड्यूल्स कैसे याद रखने सारे, वो एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड बनाएंगे सिर्फ शेड्यूल्स के लिए और ग्राफ्स के लिए। तो उसकी चिंता मत करो, अभी समझो कि कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिसको प्राइस एंड क्वांटिटी को जब हम कंबाइन करते हैं दोनों ही कमोडिटीज़ की, तो पैसा क्या आना चाहिए 20 मैंने हमारी इनकम के बराबर, दैट्स इट। बस इतना कॉम्बिनेशन आप याद रखो। इसको कैसे याद कराना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि मैंने बोला सबके लेवल निकल जाएंगे, बस आपको खड़े रहना है यहाँ पे, साथ में रहना है, हमारे साथ बने रहना है, फाइन। चलो डन, इसका ले लिया। तो भैया अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कुछ नहीं है भैया, आपको पहले क्या करना है 0 1 2 3 4 5 और यहाँ से आप 2 का स्केल शुरू कर दीजिए। यहाँ पे एक कमोडिटी बनाना, यहाँ पे एक एप्पल्स ले लिया, ठीक है। हम क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। फिर आपको ना डिफरेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क करना है, फाइन। अब यहाँ पे ऐसे कि EFGHIJ दिया हुआ है, तो पूरा ये आप ऐसे लगा दो। अब यहाँ पे ये जो हमारा स्टूडेंट्स क्या है, दिस इज योर बजट लाइन। बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरह हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अभी तक तो मुझे लग रहा है शेड्यूल्स और ग्राफ को बनाना तुम लोग को काफ़ी आ गया होगा, क्योंकि हम इतने सारे अभी ऑलरेडी बना चुके हैं, अभी ऑलरेडी बहुत सारे बनाने भी हैं, तो इट्स लॉन्ग जर्नी और हमें साथ में रहना है, फाइन। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, स्लोप ऑफ बजट लाइन। मैंने क्या बोला था भाई, क्यों स्लोप इसका डाउनवर्ड है, इसका भी रीज़न हम देखने वाले हैं। स्लोप क्या होता है, बेसिकली बताता है कि कर्व का किस तरीके का एक नेचर है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, क्या है, क्यों है, ये सारे हम चीज़ें डिसाइड करते हैं। अगेन अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाई सेक्रीफाइस अपॉन गेन होता है, उसको लिखने का तरीका बदल देते हैं लोग। अगेन क्या लिखा है, बजट लाइन क्या है, यूनिट्स ऑफ गुड्स विलिंग टू सैक्रिफाइस एंड यूनिट्स ऑफ गुड एक्स विलिंग टू गेन। अब देखो सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं तो अगेन फिर से क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, क्यों, बिकॉज एक कमोडिटी को पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऐसा बजट चाहते हो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तो किसी एक चीज़ कमोडिटी को छोड़ना पड़ेगा, एक को ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी आपको एक कॉम्बिनेशन बन पाएगा कि किस लेवल पर जाके आप बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हाँ हमने जितना पैसा दिया उतना में मिला, या
आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे है। फाइन, तो बेसिकली इट इज सैक्रिफाइस अपॉन गेन। सी यूनिट्स ऑफ गुड y विलिंग टू सैक्रिफाइस यूनिट्स ऑफ गुड x विलिंग टू गेन, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले वाले में रिमेंबर हमने आईसी में पढ़ा था MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं MRE फॉर बजट लाइन। फाइन, इनको एक बार ना इसको क्लियर करते हैं आप सभी के लिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सभी के लिए। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था पीपीसी, उसमें हमने बात करी थी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। नेक्स्ट जो बात होती है हमारे पास सेकेंड नंबर पे, हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या मैं बोल सकती हूँ इंडिफरेंस का, या मैं यूटिलिटी की बात करती हूँ, उसमें हमने पढ़ा था MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और अब जब मैं थर्ड लेवल पे बजट लाइन पढ़ने जा रही हूँ, तो भैया क्या होने वाला है हमारे पास, MRE। ओके, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, बार बार मार्जिनल आएगा, अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन आएंगे, MCQ में पूछ सकते हैं, तो ये आपको एक फ्रेमवर्क याद रहना चाहिए। फाइन, चलो आ जाइए बैक टू, तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या डिटरमाइन करता है स्टूडेंट्स, सबका फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन, लेकिन लिखने का तरीका और उसका वर्ड चेंज हो जाता है। फाइन, तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज किसका काम है, बजट लाइन की जब हम बात कर रहे हैं। सो द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिनोटेड बाय द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, कि हम कितना एक्सचेंज करने को रेडी है कमोडिटीज के लिए, ताकि हम अपने इनकम को अच्छे से स्पेंड कर पाएं। सो द मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इज द रेट, अब देखो यहाँ पे रेट है तो यहाँ पे भी रेट आएगा, है ना, of which one good is sacrificed in the market in order to obtain one additional unit of another commodity. Remember why we are writing one additional, because इसमें टर्म आ रहा है marginal, और मैंने आपको डे 1 से सिखाया कि भाई marginal शब्द आ रहा है तो उसमें क्या आएगा, one additional commodity. Fine. Next, so also the slope of budget line, या हम बोल सकते हैं marginal rate of exchange is equal to the price ratio of two goods. ये very important, बहुत important line है ये, ठीक है, price ratio of two गुड्स। डन, अभी तक क्या समझा कि हमने MRE पढ़ा, ठीक है, और प्राइस रेशो के बारे में पढ़ा, ये दोनों ही चीजें आपके किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स, दिस इज रिलेटेड टू योर बजट लाइन। डन, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इससे पहले वाला क्या था, इसका तो ले लिया था स्क्रीनशॉट, अब इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन 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 डन, आगे नेक्स्ट प्राइस रेशो। अभी मैंने क्या बोला भाई कि बजट लाइन में बात कर रहे हैं, एक तो मेरी हैंड राइटिंग स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी बेटा। चलो बजट लाइन, ठीक है, बात कर रहे हैं, अगर उसकी स्लोप की बात कर रही हूं तो हम बात कर रहे हैं MRE की, ठीक है। इसी को डिनोट करने के लिए एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइस रेशो, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, सो प्राइस रेशो की बात करूं, सो द प्राइस ऑफ गुड ऑन x एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ गुड्स ऑन y एक्सिस इज नोन एज प्राइस रेशो। तो बेसिकली प्राइस x डिवाइडेड बाय प्राइस y इज द प्राइस रेशो, यानी दोनों प्राइसेस का रेशो निकालने को भी हम स्लोप बोलते हैं कि कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। जैसे कि गुड x इज शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड गुड y, देन उस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाले केस में है ना, ये वाले केस की अगर बात करें, जैसे कि x कमोडिटी ये है, y कमोडिटी ये है, ठीक है, तो कितना आपने सेक्रीफाइस किया, 0.5, इस तरीके से आपका पूरा चीज़ें निकलेंगी। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो अभी तो सिर्फ इतना समझो। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ चुका है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, साथ में क्या होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में हमने पढ़ा था, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, हायर द आईसी कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सिमिलरली जब भी हम कोई ऐसा थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, उसमें अजम्पशंस आएंगे आपके, ठीक है, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, शेड्यूल आएगा, और साथ में आएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर चैप्टर में है स्टूडेंट्स से, तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टफर
देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबको लगता है 12th है, 12th है, उसका हुआ अलग रहता है, लेकिन जब मैं बात करूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ईजी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर भी आप समझ सकते हो, क्योंकि उसकी सारी टर्मिनोलॉजीज जो है ना कहीं आपने एटलीस्ट सुनी तो है, आपने बजट सुना है, नेशनल इनकम सुना है, जीडीपी के बारे में सुना तो है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इन सबको कैसे हम लोग इवेलुएट करते हैं, इतने सारे शेड्यूल्स हैं, ग्राफ्स है, याद रखना, समझना ईजी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस डिफिकल्ट जर्नी में आई एम विद यू, सो डोंट हैव टू वरी, सो वील वर्क ऑन इट। फाइन, तो हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर द टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। सबसे पहले तो बजट लाइन क्या है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो गेन 1 एडिशनल यूनिट। सो द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नेगेटिव, डाउनवर्ड स्लोपिंग को आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं। फाइन, so it means that as more of one good is bought by reducing some units of other goods, so the slope of budget line goes downwards. Again वही sacrificing वाला पूरा। अब ये straight line क्यों है, straight line क्यों है, because 20 रुपीज़ हम खर्च कर रहे हैं। So we know that the slope of budget line is represented by the price ratio which is constant throughout, therefore the budget line is a straight line। क्योंकि जो रेशियो निकलेगा ना स्टूडेंट्स हमेशा कांस्टेंट निकलेगा। क्यों, बिकॉज हम मनी तो उतना ही खर्च कर रहे हैं, हमारा टोटल मनी उतना ही जा रहा है, बस कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं, तो वो कांस्टेंट रह रहा है एक तरीके से चेंज। सो दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रेट लाइन। फाइन, तो हमारा बजट कैसे बनेगा, बजट लाइन कुछ इस तरीके से। फाइन, नेक्स्ट, अच्छा एक बार इसका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट एंड चेंज इन बजट लाइन। अब हमें याद होगा हमने पीपीसी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने पढ़ा था शिफ्ट होता है, रोटेशन होता है। सिमिलरली बजट लाइन में भी हम शिफ्ट को पढ़ने वाले हैं, तो उसको स्टडी करते हैं। देखो बजट लाइन क्या है, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक है ना, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा। इसको हम 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड नहीं किया बिकॉज 1 पार्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि बजट सेट की पूरी सारी चीज़ें एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, तो आपको बार बार भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो में सारा चीज़ें क्लियर है। फाइन, तो थोड़ा पेशेंस रखना है और हमें आगे बढ़ना है। स्टार्ट करते हैं आज का ये पूरा शिफ्ट इन बजट लाइन। तो सबसे पहले होगा कि शिफ्ट बजट लाइन में क्या होगा। हम क्या बात कर रहे हैं बजट लाइन की कि भाई जो हमारी इनकम है वो फिक्स्ड है, चलो कि हमारे पास इतनी इनकम है इतना, लेकिन अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो, अगर मेरा इनकम बढ़ जाएगा तो मैं ज़्यादा सामान खरीद सकती हूँ। होता है ना, जैसे कि अगर हम कभी इनकम कमाने लगते हैं, हमारी सैलरीज वगैरह आती है, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर करने का तरीका है चेंज हो जाता है। कि सपोज़ मैं पहले जहाँ काम करती थी मेरी सैलरी सपोज में 20,000 थी, तो मैं उस हिसाब से खर्चा करती थी। अब मेरी नई जॉब लगी, वहाँ पे मुझे 40,000 मिल रही है, तो जो 20,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उसको मैं अलग तरीके से यूटिलाइज़ करूँगी। हो सकता है जो सामान पहले मैं जिस तरीके से खरीदती थी अब मैं थोड़ा अलग तरीके से खरीदूँ। अभी मैं सिर्फ एक ब्रांड को लेती थी, अब मैं दूसरे ब्रांड को खरीदूँ जो उससे थोड़ा एक्सपेंसिव हो, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है विद द इंक्रीज इन इनकम। तो उसी को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं विद द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, की कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बढ़े, घट भी सकती है ना। सो इफ देयर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर देन द बजट लाइन विल शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है, या तो राइटवर्ड होगा, राइट हमेशा पॉजिटिव याद रखना, लेफ्टवर्ड हो रहा है यानी नेगेटिव यानी रिडक्शन हो रहा है। So when there is an increase in the income of the consumer, then he will be able to purchase more bundles of good X and good Y, which were not possible for him earlier. जैसे कि मैंने भी समझाया कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो वो भी सामान खरीद सकती हूँ जो मैं पहले नहीं खरीद पाती थी। And this will shift the budget line to the right from AB to A1. तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे हम। कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा जो क्या है कि इनकम बढ़ गई, अगर इनकम बढ़ेगी सिंपल सी बात है हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे। वहीं पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या हो जाएगा, ये वाला। कब, सपोज मैं 20,000 कमा रही थी, सडनली कुछ हुआ, मेरी जॉब चली गई, मैंने नई जॉब ज्वाइन करी, इट इज़ ओनली ऑफ 15,000, तो मेरे 5,000 और कम हो गए। उस केस में क्या होगा, मेरे हाथ और बन जाएंगे, है ना, बजट मेरा और टाइट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा कम खर्चा करना पड़ेगा। तो जो पहले मैं सामान खरीद पाती थी हो सकता है उस सब मैं थोड़ा कम खरीदूँ, तो इसलिए हमारा क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सो व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम सो इट विल लीड टू द राइटवर्ड शिफ्ट। वहीं पे जब डिक्रीज इन इनकम हो रहा है कंज्यूमर की तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। एक बार फिर से मैं आपको ना इसके थ्रू समझा देती हूँ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शिफ्ट की। सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम का। फाइन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर इंक्रीज हो रही है सो इट विल लीड टू द राइटवर्ड शिफ्ट।
और अगर डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स तो लेफ्टवर्ड। अब देखो पूरी बुकिश लैंग्वेज में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि अगर मेरी इनकम बढ़ती है, देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कैन स्पेंड मोर, फाइन. When there is a decrease in income, the consumer have to spend less as compared to earlier. So in that case, what will happen is, if there is an increase in income, it will lead to the rightward shift, and if there is a decrease in income, it will lead to the leftward shift. अपने वर्ड्स में लिखो, that's it. अब इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे? बिना कोई शेड्यूल ग्राम के कुछ भी कुछ मत बनाओ, बस यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखो x. हमने पढ़ा था कि इस तरीके से हमारा बनता है. तो अगर देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. वहीं पे देयर इज अ डिक्रीज तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. दैट्स इट. ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को याद रखना है. पूरी बुक को उठा के हमें याद नहीं कर लेना है, ऐसे छोटे छोटे तरीके से याद रखना है. ठीक है, डन. ओके, जस्ट अ सेकेंड. तो सिमिलरली लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, जो हमने ये वाले इसमें पढ़ लिया. आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज. अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई कंज्यूमर का पैसा बढ़ गया, ठीक है, हमारी जेब भर गई, हमारे पास इनकम आ गई, लेकिन हो सकता है ना कि प्राइसेस भी कमोडिटी के चेंज हो जाए. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी, ठीक है, मार्केट का प्राइस जैसे कि हमने पढ़ा था कि 10 रुपीज़ कमोडिटी का, अगर वो 5 रुपये की हो गई, मतलब जहाँ मैं 10 रुपये में सिर्फ एक सामान खरीद पाती थी, अब मैं 2 खरीद पाऊंगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं ज़्यादा कमोडिटीज़ परचेज़ करूँगी. तो अगर किसी भी चीज़ का प्राइस गिर जाएगा तो मैं ज़्यादा परचेज़ करूँगी. वहीं पे प्राइस 10 की जगह 50 हो गया, जो होता है महंगाई में, तो उसके इसमें क्या होता है, जो आप खरीद रहे हो तो उसको भी कम कर देते हो, और सोच रहे होते कि ज़्यादा खरीदे तो आप सोचते हो कि भैया रहने दो, जितना हमारा काम बन जाए उतना ही बहुत है. तो क्या होता है उसमें भी हम शिफ्ट देखने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन द प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज़. अगर दोनों ही कमोडिटीज़ में हो रहा है ना, 2 कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं हम बजट लाइन में. एक जैसे कि हमने एप्पल और बनाना का लिया कि अगर एप्पल्स महंगे हो गए, बनाना का प्राइस उतना ही है, या एप्पल्स और बनाना दोनों महंगे हो गए, तो अभी जो हम कंडीशन समझ रहे हैं यहाँ पे हम दोनों कमोडिटीज़ को लेने वाले हैं, यानी एप्पल का भी प्राइस बढ़ा है और बनाना का भी प्राइस बढ़ा है. सो व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स चेंजेस देन द बजट लाइन विल शिफ्ट. If the price of both goods falls, then the budget line will shift right from A to AB1. ठीक है, और वहीं पे however if the price of both the goods increases, then the budget line will shift to the left from AB to AB1. Again वही leftward और rightward shift की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. Clear students? तो अगर suppose हमारे prices बढ़ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे. वहीं पे अगर हमारे prices कम हो गए तो हम और ज़्यादा खरीद सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन ओनली कमोडिटी, या तो एक्स या तो वाई, या तो सिर्फ एक कमोडिटी बढ़ी, जैसे कि यहाँ पे वाले केस में देखो, जैसे कि सिर्फ एक्स का प्राइस बढ़ा, ठीक है, पहले हमारा ये था, अगर एक्स का प्राइस बढ़ा यानी वाई तो मैं उतना ही परचेज करूंगी, एक्स को मैं कम परचेज करना शुरू करूंगी तो लेफ्टवर्ड हो जाएगा. लेकिन सपोज अगर एक्स का प्राइस कम हो गया तो मैं इसकी डिमांड यहाँ से बढ़ा दूंगी. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं. सो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स देन द बजट लाइन विल रोटेट टू द राइट फ्रॉम AB टू AB1. ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं कि प्राइस फॉल हो गया है, तो ये हमारा A से A1 पे हम आ गए. क्लियर, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, रुको मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ. शिफ्ट क्या होता है, जैसे कि ये ग्राफ है, दोनों यहाँ शिफ्ट हुए, दोनों यहाँ शिफ्ट हुए. सिमिलरली ये शिफ्ट होता है जब दोनों कमोडिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ. लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स रोटेशन की, तो ओनली वन कमोडिटी इज कंसिडर. जैसे कि मैंने बात किया यहाँ पे कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दो कमोडिटीज़ हैं मेरे पास और मेरा बजट लाइन कुछ इस तरीके से बनता है. ठीक है, यहाँ पे आप लिखो y, यहाँ पे लिख दो आप x. अब सपोज सिर्फ x का प्राइस बढ़ा, ठीक है, x का प्राइस बढ़ा तो क्या होगा, किसी चीज़ का कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो मेरी डिमांड उस तरीके से कम हो जाएगी. तो मैं y तो उतना कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज y में कुछ चेंजेस नहीं आए. क्या बढ़ा है, सिर्फ x का प्राइस बढ़ा, तो y में उतना ही खरीदूंगी, लेकिन x को मैं कम कर दूंगी. तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि लेफ्टवर्ड हमारा रोटेशन हो गया, रोटेशन ऐसा हो गया. वहीं पे अगर मैं सोचूं कि x की जो कमोडिटी है उसका प्राइस हो गया है फॉल,
वो सस्ता हो गया मेरे लिए, और तो फिर तो मैं ज़्यादा खरीदूंगी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइटवर्ड शिफ्ट, दैट्स इट। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक बार इसका भी और उसकी पहली वाली स्लाइड का भी आपको बता देती हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाले का लेंगे। देन दिस वन। बहुत बेसिक चीज़ें, अगर आपने ऑलरेडी पीपीसी वगैरह को समझ लिया है ना, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो आपको सारी चीज़ समझ आने लगेंगी। ठीक है ना। अगेन सेम, जैसे कि हमने एक्स में पढ़ा वैसे ही वाई में भी हो रहा है ना। जब वाई में होगा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। चेंजेस किस में दिख रहे हैं? वाई में। ओके, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते जल्दी से। डन। तो यही था हमारे आज की वीडियो में। हमने पूरा समझ लिया कि बजट लाइन क्या होता है, ठीक है, बजट सेट क्या होता है, दोनों के बीच में कंपैरिजन को समझा, उनकी इक्वेशंस को समझा, प्लस हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा, शेड्यूल भी बनाया, शिफ्ट भी देखा, रोटेशन भी देखा इन बजट लाइन। सो एवरीथिंग इज कवर्ड। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो, कोई ग्राफ समझ नहीं आया हो, या आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। वंस अगेन आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर सीबीएसई, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऑल्सो वी आर ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह या टेलीग्राम, ट्विटर, वी आर एवरीवेयर। प्लस यूट्यूब पे तो आपको हमें सब्सक्राइब करना ही है, लेकिन और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें ज़रूर फॉलो करिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। लेकिन सिर्फ सीबीएसई नहीं, वी कवर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एज वेल, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारा ऐप और हमारी वेबसाइट को भी जाके देख सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।